और ये स्ट्रगल अंदर से लोग बाहर नहीं खोल सकते, सिर्फ बाहर वाले लोग खोल सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। आज एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन का टॉपिक है कि कनाडा में पीआर लेके कैसे एंट्री मारे। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि स्टूडेंट लाइफ में या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, बट अगर हमको कनाडा डायरेक्ट पीआर लेके आना है तो आज का वीडियो वही है कि रोहन भाई हमारे साथ आज मौजूद है एंड वो कनाडा आए डायरेक्ट पीआर लेके। तो इनके साथ हम बातें करते हैं एंड हमारे जो भी डाउट्स है ये सारे हम पूछते हैं इनसे कि पीआर डायरेक्ट लेके आने की प्रोसेस क्या है, फाइलिंग, कंसल्टेंसी, जो भी सारी प्रोसेस है सारी हम जानते हैं आज के वीडियो में। तो ये सब जानने के लिए आज के वीडियो के अंत तक बने रहिए एंड करते हैं हम हमारा वीडियो स्टार्ट। तो रोहन भाई पहले तो हमारे व्यूवर्स को बता दो कि लाइक आपका बैकग्राउंड या फिर आप एक इंट्रो दे दो अपने हमारे व्यूवर्स को। ओके, सो 2010 में मैंने मेरा 10th ख़त्म किया, 2013 में डिप्लोमा, 2016 में मैंने अपना बीटेक ख़त्म किया। सो दैट वाज माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बीटेक। उसके बाद आई वाज हैविंग ए कंटिन्यूस वर्क एक्सपीरियंस। जो वर्क एक्सपीरियंस मेरा 2022 तक था, मतलब द डे लाइक यहाँ पे आने से जस्ट एक मंथ पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी। सो बेसिकली यहाँ आने के लिए हमारा सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैटर करता है, जो मेरे केस में इट वाज बीटेक। ओके, सो या एंड मोर देन 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज इनफ। तो 3 साल का अगर वर्क एक्स हो और अगर आपके पास मोर देन बीटेक अगर डिग्री हो, मास्टर्स हो, सो दीज आर ऑल्सो रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग अ पीआर डायरेक्टली। या ठीक है। तो एक और चीज़ के लिए आपने अपनी कंसल्टेंसी कहाँ से करवाई है या फिर लाइक पीआर की फ़ाइल की प्रोसेस क्या है? लाइक मेरी फ़ाइल थोड़ी मिसमैच थी। मतलब स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले एक्चुअली स्टूडेंट पे आने वाला था। ओके, सो उसके लिए मैंने 2019 अक्टूबर में फर्स्ट टाइम मैंने IELTS एकेडमिक दी थी एंड दैट टाइम आई स्कोर्ड अराउंड 8 बैंड्स। तो मुझे यहाँ पे एक फेंशो कॉलेज है लंदन में, दैट इज़ लंदन ऑन्टेरियो। तो वहाँ पे एडमिशन मिला था इन ऑटोमोटिव सर्विस मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके। सो जब वो मेरा एडमिशन आया, मतलब ऑफर लेटर आया, तो मेरे पापा के फ्रेंड का एक लड़का है, सो ही वर्क्स एज ए कंसल्टेंट इन सूरत। बेसिकली आई बिलोंग टू नवसारी, दैट इज़ माई होम टाउन। सो हम सूरत गए, उनसे मिले एंड व्हाट ही सजेस्टेड इज़ दैट कि अगर आपके 8 बैंड आ रहे हैं, अगर आपके पास 3 years प्लस का वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास डबल डिग्री है, सो लेट्स काउंट योर CRS। तो हमने CRS काउंट किया। क्या होता है? हम जब कनाडा में आते हैं तो हमारा एक स्कोर बनता है बेस्ड ऑन अवर प्रोफाइल। दैट स्कोर इज नोन एज द सिस्टम, इट इज़ नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। ओके, तो कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज इसमें आपकी पूरी प्रोफाइल कैलकुलेट होगी, आपकी एजुकेशन, आपकी एज, आपका मैरिटल स्टेटस, आपके जॉब ऑफर, सब कुछ होके, मतलब सब कुछ आपका कॉम्प्रिहेंसिव एक सिस्टम बनेगा और आपके प्रोफाइल में आपका एक स्कोर आएगा, दैट इज़ योर CRS। तो मेरा जब CRS कैलकुलेट किया था बैक इन 2019 के लास्ट क्वार्टर में, तो इट वॉज 468 विदाउट गिविंग IELTS। सो ही टोल्ड लाइक कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री थ्रू भी आप कर सकते हो अगर आपको जाना हो तो। हाँ। सो देन घर पे डिस्कशन हुआ एंड देन आई लाइक मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे थे जब एजुकेशन पे जा रहे थे। सो एजुकेशन इज़ द ईजिएस्ट रूट, राइट? Definitely, it is the easiest way. You just give your IELTS And the most costliest too. costliest, yeah, because universities over here are damn expensive, अगर Yeah. आपको पता होगा, unless and until you get a scholarship, जिसके लिए आपको मास्टरमाइंड होना पड़ेगा exactly. स्कॉलरशिप लेने के लिए। बट अदर देन दैट अगर हम बात करें तो मेरे पास 2 रास्ते आ गए। एक एजुकेशन का रास्ता तो ओपन ही था क्योंकि आई वाज हैविंग माय जॉब लेटर, ऑफर लेटर। दूसरी बाजू दिस वाज कम्प्लीटली लाइक एक ऐसा रास्ता था, एक ऐसी रोड पे चलना था कि जहाँ पे एक के बाद एक माइलस्टोन अचीव करने थे। ओके, वेस करवाना था, फिर IELTS देना था, फिर वेट करना था कि मेरी फाइल खुले। ओके। तो ये सारे स्टेप्स है Yeah, डायरेक्ट पीआर फाइल अप्लाई Yeah. करने के। तो क्या वेस क्या है, IELTS लाइक क्या क्या चाहिए आपको? तो सबसे पहला प्रोसेस जो आएगा आपके कैनेडियन पीआर अगर आपको डायरेक्ट करवाना हो तो उसके लिए आपको वेस करवाना पड़ेगा। ओके, वेस इज बेसिकली नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली आपको ECA करवाना पड़ेगा। ECA यानी आपका एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। ठीक है। आपने इंडिया में कोई भी एजुकेशन लिया, आप मे बी हम सपोज कि आपने बांग्लादेश, सपोज पाकिस्तान या इजिप्ट, आप किसी भी कंट्री से आप पढ़े लिखे हो, राइट? वहाँ पे आपने कोई डिग्री ली, सो हाउ विल कैनेडियंस बिलीव कि आपकी डिग्री की वैल्यू क्या थी? सो फॉर दैट दे विल डू योर क्रेडेंशियल असेसमेंट कि आपने जो भी क्रेडेंशियल रखे हैं, फॉर एग्जांपल कोई बीटेक होगा, कोई मास्टर्स होगा, कोई मे बी BSc करके आएगा, कोई BCom, कोई MBA। तो ये सारी डिग्रीज है, इनका असेसमेंट होगा और आपको एक असेसमेंट मिलेगा कि ओके योर डिग्री इज इक्वल टू कैनेडियन बीटेक या फिर कैनेडियन, आई एम सेइंग बीटेक बिकॉज आई एम अ बीटेक।
बाकी आपकी जो भी डिग्री हो, जैसे बीकॉम हो या फिर Okay. बीए हो, तो कनाडा की इक्विवेलेंसी मिलेगी आपको। ठीक जैसे है। माई बीटेक वाज इक्विवेलेंट टू कनाडाज बीटेक, ठीक है। तो ये एक बार आपको मिल जाता है, फिर आपकी फाइल आगे बढ़ेगी। ओके। सो मैंने वेस्ट के थ्रू करवाया था। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। ये आप खुद भी करवा सकते हो। इसकी एक एप्लीकेशन है west.org। west.org। या ओके। आप वहाँ पे डाउनलोड करके आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट करके आपके क्रेडेंशियल जमा करा के एक इक्विवेलेंसी ले सकते हो, राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो आपका आ जाएगा वो आपको करवाना पड़ेगा IELTS। जनरल IELTS बोल रहा हूँ, हाँ, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। या सो किस बहुतों के लिए लाइक इट्स अ नाइटमेयर, मतलब एक बुरे सपने जैसा है कि भाई बिना IELTS के तो हम जा ही नहीं सकते। एंड इट्स करेक्ट। इफ़ यू आर लुकिंग टू कम थ्रू एक्सप्रेस एंट्री एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग थ्रू FSW, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, Okay. जिस प्रोग्राम थ्रू मैं आया हूँ, यू नीड अ वेरी हाई IELTS स्कोर। सो मेरे टाइम पे जब मैंने 2019 में अप्लाई किया, सो रैंकिंग IELTS रिक्वायरमेंट वॉज CLB-9। CLB-9। अभी CLB-9 क्या है? सो बेसिकली कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। ओके। सो कनाडा के लैंग्वेज के कुछ बेंचमार्क्स हैं, जैसे 7, 8, 9 और 10। ओके। So let's talk about 10. So if you get 8.5 in listening, 8.5 in reading, and बाकी दो में आपके 7.5, 7.5 आए, so that is the highest language of benchmark of the language. ओके। So basically that is CLB-10. ठीक है। ये हम ठीक है। IELTS जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल नहीं, Okay. हाँ जनरल, क्योंकि आप जनरल में ये सिस्टम अप्लाई हाँ, होगा, PR के लिए एकेडमिक में तो IELTS जनरल चाहिए। ये ठीक अप्लाई है। नहीं होगा, ठीक है। ओके। तो अब आते हैं कि जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिससे आपका स्कोर बनेगा, दैट इज CLB-9। ओके। जो बहुत सारे लोग लाने की कोशिश करते हैं, दैट इज 8 इन लिसनिंग एंड 7 इन ईच। ओके। 8,777 8,777 जो हम जगह पे सुना होगा, बहुत जगह पे काफी आपने जगह सुना है। या 8,777। सो मेरे बैंड जो आए थे दैट वाज 8.5, 8.5, 7 एंड 7। ओके। सो बेसिकली देर इज़ नो पर्टिकुलर बेंचमार्क फॉर इट, बट अगर हम ऐसे बात करें तो मुझे 6 पॉइंट का एडवांटेज मिला, क्योंकि मेरे दो में CLB-10 थे और दो में CLB-9, ठीक है। राइट। सो मेरा ओवरऑल स्कोर था 8 बैंड्स का। ठीक है। सो मेरे सबसे पहले मैंने वेस्ट करवाया, देन आई कंप्लीटेड माई IELTS। अब 7 मार्च को मैंने IELTS दिया 2020। तो 22 तारीख को लॉकडाउन लगा एंड आई वॉज सो ईगर टू कीप माई फाइल और एंटर इन टू द पुल कि मैंने वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया। तो इन्फॉर्मेशन जहाँ से हो सके, हाँ, जहाँ से जितनी हो गैदर सके की कि मैं ये खुद कर सकता हूँ कि नहीं। देन आई वॉज श्योर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो था इट वॉज कंटिन्यूस एक्सपीरियंस, ठीक है। तो देर वॉज नो लैब्स। सो मुझे पता था कि मुझे एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा, ओके। जिसको कनाडा में रेफरेंस लेटर कहते हैं। हाँ। तो मुझे उसका पक्का पता था। मेरे पास वैस का रिपोर्ट आ चुका था, मेरे पास IELTS आ गया IELTS का था। स्कोर भी आ गया था। ठीक है। तो मैंने अपनी फाइल डाल दी। सो अगर आपने कुछ गलती से गलत डेटा डाल दिया, राइट, यू कैन चेंज इट, बट वंस यू रिसीव योर ITA, दैट इज इन्विटेशन टू अप्लाई, ओके। तो यू कैन डू 2 थिंग्स। फर्स्ट, या तो आप पास करो, जाने दो क्योंकि आपने कुछ गलत डेटा भर दिया है, या तो आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करते हो तो आपके सारे डेटा, आपने जो डेटा डाला था उसके साथ सिंक में होने चाहिए। वैलिड प्रूफ के साथ या। आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। या। ओके। तो मैंने जो भी रिस्क लिया था तो ठीक है, जो वो हो गया, बट ओवरऑल जो अच्छा ही हुआ। मतलब मुझे बहुत वेट करना पड़ा, क्योंकि मार्च में मैंने जब फाइल पुटअप की तो हमारे ड्रॉज बंद हो गए ओके। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो काफ़ी महीनों तक ड्रॉ नहीं हुए। अब काफ़ी महीनों तक जब ड्रॉ नहीं होते तो CRS कट ऑफ ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो कट ऑफ ऊपर चला गया। माई CRS वॉज 468, राइट। अगर आपको पता हो, अगर ये फॉलो करता हो तो उनको पता होगा कि लाइक द लोवेस्ट CRS स्कोर इन लास्ट 2-3 ईयर्स वो 468 एंड आई वॉज एट 468। तो एक तो मैंने 7 मार्च को एग्जाम दी, दैट वॉज द लास्ट एग्जाम फॉर IELTS। उसके बाद IELTS बंद हो गए। ओके। फिर 468, दैट वॉज द लास्ट ड्रॉ। उसके बाद ड्रॉ बंद हो गए, तो मेरा 468 पे हो गया। लकीली मैंने लॉकडाउन में फाइल डाली थी, तो इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि फाइल मार्च में डाली थी मैंने, मार्च 25 को, ठीक है। और इसमें एक जो लोवेस्ट स्कोर होता है ना, उसके कट ऑफ होता है डेट का। सो कट ऑफ उसका कुछ जून था डेट का। ओके। तो जस्ट बिकॉज मैंने कंसल्टेंसी वालों की राह नहीं देखी, मतलब आई डिडंट वेट फॉर देम, मैंने खुद अपनी फाइल डाली। तो मेरी डेट आई थी मार्च, बिकॉज मैंने खुद लॉकडाउन में फाइल डाली थी, राइट। सो इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो लोवेस्ट पॉसिबल स्कोर था वो मेरा था। हाँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 468 पे होंगे, बट कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने जून के बाद फाइल डाली होगी, तो उनका नहीं हुआ बिकॉज कट ऑफ डेट जून आई थी। ओके। तो मुझे वहाँ पे भी एडवांटेज मिला। ठीक है। तो ये बात हो गई अपने वेस्ट की और IELTS की। तो इनके अलावा जो प्रोसेस होती है, लाइक फाइल में और क्या क्या चाहिए, जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस का कुछ हो गया, या फिर इसके अलावा जो फंड्स की बात करें तो फंड्स में क्या क्या चाहिए जब फाइल रखते हैं, तो ये सब क्या प्रोसेस होती है? सो बेसिकली आप जो फाइल डालते हो, तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया वैस करवाना है। सेकंड थिंग, यू नीड टू क्लियर योर IELTS, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गई तो आप फाइल डाल सकते हो। लेकिन जब आप फाइल डालोगे एंड इन केस आपको इन्विटेशन आता है, तो यू नीड टू क्लेम दोज पॉइंट्स, राइट। आपने कुछ वर्क एक्स दिखाया है, वर्क एक्सपीरियंस दिखाया है, सो फॉर दैट वर्क एक्सपीरियंस यू नीड अ रेफरेंस लेटर। सो व्हाट इज़ अ रेफरेंस लेटर, राइट।
सो रेफरेंस लेटर इज बेसिकली द एक्सपीरियंस लेटर, जो हम इंडिया में जिसको एक्सपीरियंस लेटर बोलते हैं कि हमने यहाँ पे इतने से इतना काम किया, वही चीज़। हाँ हाँ। बट कनाडा का फॉर्मेट ये कहता है, मतलब फॉर एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, कि आपका जो ऑफर लेटर हो, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होगा, राइट, आपका रेफरेंस लेटर, हाँ उसमें आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्लियरली मेंशन होने चाहिए, आप क्या काम कर रहे थे, आपका ऑफिशियल लेटर हेड ऑफ योर कंपनी, जो भी आप कंपनी में काम करते हो, फॉर एग्जांपल टाटा हो गया या कोई भी XYZ कोई भी कंपनी हो, तो उसके ऑफिशियल लेटर हेड पे जॉब ड्यूटीज़, आप फुल टाइम थे या पार्ट टाइम थे, ओके, ठीक है, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर जो भी होगा या फिर आपके HR, उनकी सिग्नेचर, उनका स्टैम्प, ठीक है। अदर देन दैट आपकी कंपनी का एड्रेस, दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज कैनेडियन एजेंसीज विल वेरीफाई कि आपका ये वर्क एक्ट सही है या गलत। ओके, सो अगर ये सारी चीज़ें आप फॉर्मेट में रखोगे तो द थिंग इज दैट योर प्रोसेस विल बी स्मूथ। आपसे कोई पीछे से आपसे कोई रिक्वायरमेंट मांगी नहीं जाएगी। जैसे मेरी फाइल वॉज स्मूथ, आई नेवर रेज्ड अ वेब फॉर्म, मैंने कभी कुछ रेज नहीं किया, आई नेवर क्वेश्चन IRCC एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और मेरा प्रोसेस स्मूथली रहा, मेरा टाइम टू टाइम मेरे को अपडेट्स आते रहे। हाँ, बीच में एक टाइम ऐसा आया था, और वो मेरे नहीं, वो सबके साथ हो रहा था, बिकॉज ड्रॉज रुक गए थे, प्रोसेसिंग बंद हो गई थी, स्टैंड पॉइंट, राइट। सो तब फ्रस्ट्रेशन था, बट इवेंचुअली पीपल वे रेजिंग वेब फॉर्म, कॉल्स कर रहे थे IRCC में, उनसे पहले मेरी फाइल प्रोसेस हो गई। इवन दो आई वॉज नॉट कॉलिंग और आई वॉज नॉट रेजिंग अ वेब फॉर्म इवन फॉर सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने खाली एक बार वेब फॉर्म रेज किया था, वो भी जस्ट बिकॉज कुछ रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने अपडेट की थी बस, बाकी उसके अलावा मैंने वेब फॉर्म भी कोई रेज नहीं किया। ओके। सो आप अगर फर्स्ट टाइम जब फाइल डालो, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन टू द पॉइंट एकदम करेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल आपने वर्क एक्ट डाला है जैसे जून 2016 टू अगस्त 2017, अगर जो आपने फाइल पुटअप करते वक्त डाला हो और आपका रेफरेंस लेटर अगर सिंक में हो, और मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया रेफरेंस लेटर का, इफ दैट इज द फॉर्मेट यू आर हैविंग योर रेफरेंस लेटर, तो आपका वो इजीली पास हो जाएगा। बट अगर आप रेफरेंस, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि वो लोग रेफरेंस लेटर डालते, उसमें जॉब ड्यूटीज़ नहीं होती, एंड देन दे गेट रिजेक्शन दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट बिलीविंग दैट यू आर परफॉर्मिंग दिस जॉब ड्यूटीज, ओके, बिकॉज यू आर एक्चुअली अप्लाइंग फॉर अ फेडरल स्किल्ड वर्कर, यू नीड टू कम हियर, और आपको यहाँ पे आके काम करना है। सो दे नीड टू नो दैट एक्चुअली आप ये काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल मे बी यू मे सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू मे बी अ मैकेनिकल इंजीनियर, वॉट एवर यू आर, वॉट एवर इज योर प्रोफेशन, आपकी वो चीज़ें आपके रेफरेंस लेटर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। दैट्स वॉट इज समथिंग यू नीड टू बी श्योर ऑफ। अगर ये सब चीज़ आप श्योर हो तो आप फाइल खुद डाल सकते हो, जैसे मैंने खुद डाली थी। आपका वेस, आपका IELTS, आपके सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होंगे ही, बिकॉज आपके पास BTech मांगा जाएगा, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट आपकी सारी होगी आपके पास, तो दैट्स नॉट एन कंसर्न। बट हाँ, रेफरेंस लेटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके करेक्ट फॉर्मेट में आपके एम्प्लॉयर से निकलवाना होता है। एंड पीपल वर्किंग इन MNC यू नो हाउ टफ इट इज टू गेट एन एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ रेफरेंस लेटर। सो या दैट इज़ वन थिंग। अगर आपके पास ये सारे डिटेल्स अगर स्क्रिप्टेड और अच्छे से हो, देन यू विल हैव 60 days टू अपलोड इट। ओके, ये सारी बात हुई सारी डॉक्यूमेंटेशन की। अब अगर बात करें फंडिंग की, तो फंडिंग का क्या सीन होता है, लाइक क्या शो करना होता है, या हाउ डज इट गोज इन PR? सो बेसिकली इफ यू गो टू IRCC's वेबसाइट, तो वहाँ पे आपको दिया होगा कि आपकी फैमिली कंपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सिंगल एप्लीकेंट, देयर मे बी पीपल हु आर कमिंग देयर विद देयर फैमिली, मे बी 2 kids 3 kids, राइट। सो हर एक की रिक्वायरमेंट IRCC ने मेंशन की है, ठीक है। सो इट स्टार्ट फ्रॉम समथिंग अराउंड $13,300 फॉर अ सिंगल पर्सन। या जैसे जैसे फैमिली में मेंबर्स बढ़ेंगे तो आपकी फंडिंग रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। ओके, बेसिकली दिस फंड इज टू शो टू IRCC कि आप 1 साल तक अपनी फैमिली या फिर अपने आप को सस्टेन कर पाओगे कनाडा में। ओके, जैसा अपना स्टूडेंट में GIC होता है, एग्जैक्टली, सेम सॉर्ट ऑफ थिंग। बट यहाँ पे आपको किसी को पैसे देने नहीं है, यू नीड टू कीप इट इन योर अकाउंट। आप इंडिया के अकाउंट में रख सकते हो, आप कनाडा में आप अकाउंट खुलवा के यहाँ भी भेज सकते हो पैसे, बट बेटर आप अपने अकाउंट में रखो, एंड द फंड शुड बी लिक्विड। तो रोहन भाई, ये सारी तो बात होगी फाइल कैसे रखनी है ये सब, बट अब हमको ये बताओ कि इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? वेल, प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों एक अलग ही सिनारियो है क्योंकि प्री कोविड ऐसा था कि जो FSW यानी जिस प्रोग्राम तो मेरा हुआ है, राइट, तो FSW में 180 days यानी 6 महीने, दैट वाज द प्रोसेस कि 6 महीने के अंदर आप यहाँ होते हो आफ्टर इन्विटेशन, ओके, राइट। पोस्ट कोविड जैसे मैंने फाइल डाली थी मार्च में 2020, मेरी फाइल ओपन हुई December 23rd 2020। अब December 23rd से अगर मैं अपनी टाइमलाइन गिनूँ तो लाइक जनवरी से आप स्टार्ट करो, तो मेरी फाइल प्रोसेस हुई मई 2022। या सो अराउंड 1 साल और 5 महीने। 1 साल और 5 महीने पूरे, ये कोविड की वजह से। हाँ, मेरे को बीच में कोविड आ गया, प्रोसेसिंग पूरी स्टॉप हो गई थी, कुछ भी फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, देयर वाज नो प्रोग्रेस। और बहुत सारी फाइल अभी ऐसी भी है जो अभी भी मतलब वेट कर रहे हैं मोर देन 1.5, कुछ 2-3 साल से भी वेट कर रही है। तो ये सब कुछ जो भी हुआ है,
ये उन फाइलों के साथ हुआ है जो कोविड और कोविड से पहले और कोविड के बाद, कोविड के टाइम में, हाँ ड्यूरेशन में So, apply अब अगर आप की फाइल है। डालोगे तो व्हाट IRCC इज क्लेमिंग इज दैट कि 22nd मतलब 23rd से लाइक 2023 से हाँ। जो भी फाइल्स नहीं आएगी, सो दे विल प्रोसेस इट अगेन बैक टू द ओल्डर प्रोसेसिंग टाइम, दैट इज 6 मंथ। ओके या सो दैट विल बी योर टाइमलाइन। बट मेरी टाइमलाइन अगर मैं आपको कहूँ एक ब्रीफ में, तो मार्च 2022 फाइल पुटअप 2020, एंड देन दिसंबर में 23rd मेरा IT है, देन May 2022, यानी दिस वाज Okay. माय टाइमलाइन। ओके या लेट्स सी 2023 से हाउ द फाइल्स स्टार्ट Start प्रोसेसिंग। processing, या yeah. बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं ये सिस्टम में। स्टे अपडेटेड, कीप वॉचिंग दिस चैनल टू नो मोर अबाउट व्हाट आर द अपडेट्स, बिकॉज अब जो हमने जो फाइल निकाली नॉक कोड से, अब नॉक कोड भी चेंज होने वाला है। देन अगेन कुछ बिल पास हुआ है नवंबर से, ओके सो थ्रू दैट नेक्स्ट ईयर से जो फाइल्स खुलेगी इट विल बी ओपन एज पर योर नॉक कोड। यानी इनको जो रिक्वायरमेंट होगी कनाडा में, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, ट्रक ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है, तो नॉक कोड स्पेसिफिक ड्रॉस भी होंगे। ओके सो ये सारी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। Yeah, So, you never know what the future has. या कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, दैट्स व्हाट Exactly. IRCC इज, नो वन कैन प्रेडिक्ट। या So, काफ़ी लंबी प्रोसेस रही है आपकी, बट फाइनली जब आप कनाडा आ गए हो PR लेने के बाद, तो इसके बाद थोड़े से लाइक फ़ायदे बोल दो या फिर ईज़ बोल दो, वो चीज़ So- क्या है कि डायरेक्ट PR लेके आने में और स्टूडेंट पे आने में कितना डिफरेंस रहता है? सबसे पहले सबसे बड़ा आपका जो डिफरेंस है वो आपकी फ़ीस। मेरी अगर पूरी फ़ीस में कैलकुलेट करूँ, इवन कंसिडरिंग माई फ्लाइट टिकट जो बहुत हाई चल रही है, मेरा खर्चा कुछ 3 से 4 लाख के बीच हो गया होगा। 3 से 4 लाख डायरेक्ट PR? या इंक्लूडिंग माई फ्लाइट टिकट, इंक्लूडिंग माई बैग पैक्स, ओहो, including quite cheap. everything that I bought to come to Canada, including my utensils, including my मरी मसाले जो हमने खरीदे यहाँ पे Okay. आने के लिए, सब कुछ अगर मैं जोड़ूँ तो भी 3-4 लाख में हो गया। और स्टूडेंट की अगर हम बात करें, ओके स्टूडेंट में आपको पता है, आप इनसे बेटर पूछ सकते हो, Yeah. ही इज स्टडिंग इन अ मास्टर्स प्रोग्राम। Definitely. यहाँ पे 15-20 लाख तो आपके ऐसे ही फीस के आराम देने से, हैं। आराम उसके बाद से। यहाँ आने के बाद यू नीड टू वर्क हार्ड, राइट, बिकॉज अगर आप 1-2 सेमेस्टर की फीस भर के आते हो, फिर आपको 3rd-4th की आप ट्राई करते हो कि आप खुद कवर कर सको पार्ट टाइम से निकालते हैं, पार्ट टाइम, right. एंड यू कैन आस्क अबाउट द एक्सपीरियंस, लाइक Yeah. आई एम कमिंग हियर, लाइक अब मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पे हूँ कनाडा में, और आज मेरा 1 महीना और 1 दिन हुआ है। लाइक आई लैंडेड ऑन 14th एंड टुडे इज 15th, सो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हुआ। सो पहले मैं अपनी फैमिली के साथ रहा, मेरे रिलेटिव्स के घर पे, दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। फैमिली थी यहाँ पे, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना और सब कुछ, एंड देन आई एम कमिंग हियर एंड सीइंग द स्टूडेंट्स, दे आर वर्किंग रियली रियली हार्ड। सो या ये है कि स्टूडेंट्स की अपनी स्ट्रगल्स है, हमारी अपनी स्ट्रगल थी, एक अलग ही हमको भी फ्रस्ट्रेशन थी, बट ओके यहाँ पे एक बार आप PR हो जाते हो तो लाइफ इज स्मूथ। आपका हेल्थ कार्ड बन जाएगा जिस पे आपका मेडिकल फ्री होगा। उसके अलावा आपके किड्स जो भी पढ़ाई करेंगे यहाँ पे, आपके जब व्हेन यू विल हैव योर फैमिली एंड योर किड्स विल स्टडी, तो उनका एजुकेशन फ्री है यहाँ पे। Yeah. और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो PR को मिलते हैं, जो शायद स्टूडेंट को शायद ना मिले, बिकॉज स्टूडेंट्स दे आर टेम्पररी रेसिडेंट्स, राइट, हाँ. PR, एंड दीस आर द परमानेंट रेसिडेंट। Yeah. सो यू आर ऑलमोस्ट अ सिटीजन। अगर हम 3 साल यहाँ पे रहते हैं, 3-3.5 साल कुछ पीरियड है, इफ़ यू स्टे हियर एंड इफ़ यू आर पेइंग टैक्सेस, इफ़ यू आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, राइट, तो आप बहुत इजीली यहाँ के सिटीजन भी बन सकते हो। Yeah. एंड यू नो आफ्टर गेटिंग द सिटीजन, आपका रेड पासपोर्ट होगा तो यू कैन ट्रैवल मल्टीपल कंट्रीज, और ये सारे इसके एडवांटेज है। Yeah. एट द सेम टाइम आई वुड से इंडिया में भी, लाइक इफ़ यू कंसिडर इंडिया राइट नाउ, सो देर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, दैट्स अ स्टार्टअप हब राइट नाउ, बहुत सारी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे भी है। Yeah. सो यू आर द करेक्ट पर्सन टू मेक द डिसीजन, राइट, अपने लिए सही चुनो। डोंट go after looking at your friend that he is going Canada, so I am going, because before coming over here I was placed in an MNC. Yeah. So I was also confused, right, कि because once you have a safe and secure life in India, then you are risking it all to come to Canada, right? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको खुद आपसे पूछने हैं when you are coming to Canada. Yeah. Because it's Canada not or easy. any country. Any country, you are going to any planning country, you need about to the ask future, yeah. what you are sacrificing and what you are getting. Definitely. So yeah, this is about the Canada process. Okay. Uh, So this is how it goes. Well, like PR पे यहाँ आना क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो बात करके अच्छा लगा रोहन भाई, आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे साथ, एंड बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली। तो करते हैं हम इस वीडियो को यहीं पे एंड, और ऐसी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे मेरी चैनल पे आती रहेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। एंड दैट्स इट गाइज, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।